बाजार में मिड कैप का जलवा, लगातार छठे दिन उछाल। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप्स में भी अच्छी रौनक। हालांकि निफ्टी और निफ्टी बैंक में फ्लैट कामकाज। मेटल, पीएसयू और कंजम्पशन स्पेस में अच्छी खरीदारी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी। पीबी फिनटेक में 1.86% इक्विटी के हुए बड़े सौदे। प्रमोटर के हिस्सा बेचने की खबरें, शेयर 1% नीचे। बाजार में बिग स्टॉक्स का जलवा। क्रॉम्पटन नतीजों के बाद 15% का लगा दूसरा अपर सर्किट। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 6% उछला। इन्फो एज में 7% का उछाल। आज सुबह अनु सिंघल ने बिग स्टॉक्स में दिए थे ये तीनों शेयर्स। निफ्टी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के आ जाएंगे नतीजे। मुनाफे में 60% कमी का अनुमान। उधर वायदा में एस्ट्रल, जी एंटरटेनमेंट समेत 6 कंपनियों के नतीजे जारी होंगे। तो स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज आपके बहुत सारे सवाल लिए जाएंगे सोशल मीडिया के जरिए। तो आप फटाफट अपने सवाल लिखकर पूछते रहिए हमसे, और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर करें। आज के एनालिस्ट हैं जो आपके जवाब देंगे, सर्वेन श्रीवास्तव। तो ट्विटर हैंडल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसमें फटाफट सवाल भेजिए, या हमारे चैनल के जो ट्विटर हैंडल्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उन पे भी दे सकते हैं। सर्वेन जी, एक रेंज में मार्केट फंसा लग रहा है क्या? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज का दिन कल जिस तरह की वॉलेटिलिटी हुई, आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी है। जिस तरह से कल सेकंड हाफ में लास्ट में जैसे बाजार भागा है, तो आई थिंक देखिए नीचे रेंज तोड़ी थी, लेकिन रेंज के नीचे टिका नहीं। हमको भी लगा था रेंज तोड़ी है, नीचे की जगह बनाएगा, बट काफी शार्प बाउंस है ये। तो अब इसमें क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जिसके भी जहां रहे होंगे, आई थिंक वो एक एक करके हिट हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे आपको रिविजिट ये करना पड़ेगा कि क्या हम वापस उसी रेंज में फंसे हुए हैं। फिर जो रेंज हमने तोड़ी थी 22,000 22,100 नीचे में, और ऊपर में 22,800, आई थिंक जैसे आपने राइटली बोला, आई थिंक मोरलेस कहीं रेंज में फंसे रहने की उम्मीद है। तो यही फिलहाल थॉट आ रहा है। बट 22,500 का लेवल जो है, 22,500 22,550 का जो लेवल है, वो क्रूशियल है। आई थिंक लास्ट मार्कर है। अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो आई थिंक फिर तो आप ऑल टाइम हाइस को वापस चैलेंज करेंगे और इस रेंज के अपर एंड की तरफ जाएंगे। तो यस, आई थिंक फिलहाल रेंज के अंदर है, तो यही बोलना पड़ेगा कि 22,100 से लेके 22,800 की रेंज में है, और फिलहाल हम बीचों बीच चल रहे हैं। ओके, रेंज के बीच में है मार्केट। देखते हैं अपर साइड में कब तोड़ता है। और सर्वे जी, एक स्टॉक है जिससे नजर नहीं हटती, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। 9% ऊपर है, 9,000 को पार कर गया है। नतीजे इसके जो आए थे उस पर कुछ लोग इस बात से नाखुश थे थोड़ा कि मार्जिन उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन ज़बरदस्त नंबर थे, क्योंकि एनुअलाइज बेसिस पे 4% का मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया था। अब स्टॉक पहुंच गया 9,000। क्या 10,000 जाने की तैयारी है क्या? देखिए, मार्केट और स्पेशली प्राइसेस को एक रुझान, एक चुंबक रहता है राउंड फिगर्स का। तो वो तो चुंबक एक राउंड फिगर की तरफ भागने का, एक और एक लैंडमार्क अचीव करने का हमेशा बुल्स का, जो बुल्स इसको ड्राइव कर रहे हैं, आई थिंक उनका हमेशा रहेगा कि एक साइकोलॉजिकल मार्क पे वो पहुंचे। तो आई थिंक डेफिनेटली उम्मीदें हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि वो लेवल्स आएंगे, बट एकदम इमीडिएट फ्यूचर में नेक्स्ट 1-3 महीने में आएंगे, ये थोड़ा भी कहना मुश्किल है। काफी ओवर बॉट हो गया है। तो जिनके पास है, आई थिंक वो बने रहे। काफी कॉर्नर स्टॉक है, काफी मार्केट ड्रिवन स्टॉक है। तो आई थिंक थोड़ा अलर्ट रहे। हाई बीटा है तो अलर्ट रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस टाइट करते रहें, और जिनके पास है वो ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें। बट इतनी ओवरबॉट जगहों से नए समीकरण तो नहीं निकल रहे हैं, पुराने लोग बने रह सकते हैं। ओके, सरोज का सवाल लेते हैं फटाफट। बैंक ऑफ बड़ौदा में 200 शेयर है इनके पास, और राय जानना चाहते हैं क्या करें ये। देखिए, थॉट मेरा लास्ट वीक से यही चल रहा है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में थोड़ा प्रेशर तो है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर मुझे लग रहा है। मार्केट जिस तरह से रिकवर किया है, पॉसिबली यहाँ पे उतनी ट्रैक्शन मोमेंटम नहीं आई है। तो मेरा थॉट तो यही रहेगा यहाँ पे कि भाई ऊपर में थोड़ा मुनाफा बांधने, कोई 280 285 की रेंज में कहीं आता है तो एक बार मुनाफा बांधे। 290 300 के ऊपर जब निकलेगा तो दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं लॉन्ग साइड का ट्रेड, इसमें डाउट नहीं है। बट फिलहाल उछालों में निकलने की राय। ओके, सनी जैन गेल में कुछ करना चाहते हैं। अभी पता नहीं इनके पास है कि नहीं, लेकिन कुछ करना चाहते हैं गेल में। तो मान के चलते हैं कि एंट्री लेना चाहते हैं, तो लेना चाहिए क्या? जी देखिए, बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया इनका कि कुछ करना चाहते हैं। अब क्या करना चाहते हैं, बुल है कि बेयर है, वो भी नहीं मालूम। बट हम अनुमान यही लगा रहे हैं कि इनको लेना है। देखिए, लेने के लिए सेफ जोन इसका मुझे लगता है कि तकरीबन जैसे बाजार काफी ज्यादा स्टॉक्स अपनी लंबी अवधि के एवरेज की तरफ आए हुए हैं, तो जो सेफ जोन इसका मुझे लगता है वो 160 से 165 के आसपास है। तो अगर आपको एक लंबी अवधि का निवेश करना है तो आई थिंक 165 170 के लेवल्स के आसपास आप इसको देख सकते हैं। बट फिलहाल आई थिंक थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं है।
ओके सरवीन जी, रुकिएगा जरा। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी ने चौथी तिमाही में नतीजे जो पेश किए हैं वो ठीक ठाक है। सालाना आधार पर करीब 6%, 6.5% की रेवेन्यू ग्रोथ है और 11% से ज़्यादा एबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है। 21.4% का मार्जिन है और मुनाफा 13.5% बढ़ के आया है। कंपनी के वॉल्यूम में भी 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। बातचीत करते हैं कंपनी के सीएमडी संजय स्वरूप से। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ पर। संजय सर, पहले तो एक वो सवाल जो आज बहुत चल रहा चर्चा में, वो बताइए कि आपको एक डिमांड नोटिस आया क्या लैंड लीज के लिए रेलवे से? नहीं, ऐसा कोई हमें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है मेरी जानकारी के हिसाब से। बाकी जो इसका हमारा जो लैंड लाइसेंस फीस का इश्यू है वो हमने रेलवे के साथ सुलझा लिया है। इसमें हर साल हमें 7% की ग्रोथ रेलवे को देनी है। ऐसा कोई नोटिस मेरे विचार से कोई प्राप्त नहीं हुआ है हमें। ऐसा कोई नोटिस आया ही नहीं है और आपने रिजॉल्व क्या किया है सर? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नोटिस नहीं है। बाकी जो हमने लैंड लाइसेंस फीस का जो इश्यू है वो हमने मतलब पूरा रिजॉल्व कर रखा है रेलवे के साथ। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई शक या डाउट की गुंजाइश नहीं है और उसके हिसाब से हम रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। यानी कोई नोटिस नहीं आया है। पहले से जो मामले थे उसमें आप पहले के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और नया कोई इशू रेज नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं सर, राइट? जी 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 जी। ओके, दूसरा सवाल ये बताइए सर कि वॉल्यूम जो आपने गाइडेंस दी थी उससे कम है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेकिन कम है। इस साल कितना वॉल्यूम करने की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, पिछले साल जो हमारा वॉल्यूम्स कम हुआ था बेसिकली वो जियो पॉलिटिकल उसके रीजंस थे, उसकी वजह से हम लोग उतना अचीव नहीं कर पाए। लेकिन इस साल हमें एक्जिम में 15% ग्रोथ और डोमेस्टिक में 25% ग्रोथ हम करेंगे, जो कि ओवरऑल करीब 18 से 20% की ग्रोथ रहेगी। इसमें हमने कई इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम ला रहे हैं जिससे कि हमें ज्यादा वॉल्यूम करने में सहायता मिलेगी। आप कह रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ यहाँ से वॉल्यूम में? सॉरी, आप कह रहे हैं कि यहाँ से जो इस साल जो कि उससे दुगनी ग्रोथ करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ओवरऑल हमारी ग्रोथ 18 से 20% रहेगी, जो कि करीब करीब दुगनी रहेगी। कैसे सर, मतलब कैसे आएगी, थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए हमें। कैसे लाएंगे ग्रोथ, मतलब किस किस सेगमेंट से आएगी? हाँ देखिए, हम एक नया हम डोमेस्टिक में एक हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि बल्क सीमेंट इन टैंक कंटेनर्स, जो कि हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिससे कि हम सीमेंट बल्क में एक बहुत बड़ा बिजनेस डोमेस्टिक में ऐड होगा, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ लाएगा। उसके अलावा हमने जो नए टर्मिनल हम कमीशन कर रहे हैं उसमें हमें और एडिशनल बिजनेस मिलने की पूरी उम्मीद है, कस्टमर्स से हमारी बात हुई है। और तीसरी चीज जो है वो जेएनपीटी में अभी डबल स्टैक शुरू होने में टाइम लगेगा, लेकिन जेएनपीटी के पास में एक बड़ौदा के पास हमारा एक टर्मिनल है वरनामा, वहां पे हम वहां तक डबल स्टैक लेके जाएंगे दादरी से, जो कि हम एक टाइम टेबल ट्रेन चलाएंगे, जिससे कि हम साइजेबल बिजनेस रोड से रेल पे डाइवर्ट करने का हमें पूरा विश्वास है जो हम कर पाएंगे। तो इन 3 इनिशिएटिव की वजह से हमें उम्मीद है कि हम अच्छी ग्रोथ इस साल में रजिस्टर करेंगे। ओके संजय जी, दूसरा वाला जो इनिशिएटिव आपने बताया कि कई सारे लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, अगर आप मुझे नाम नहीं बता सकते तो कम से कम सेक्टोरली बताइए किन से बात हो रही है, किस किस तरह की, जो सीमेंट को छोड़ करके जहां से आप बिजनेस ले पाएंगे। देखिए, इसमें सीमेंट है, फिर उसके बाद टाइल्स की इंडस्ट्री हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, फिर जो ये इंपोर्ट आता है वेस्ट पेपर का, स्क्रैप का, फिर जो मीट के जो एक्सपोर्ट होता है, इन सब लोगों से हमारी बात चल रही है और कंटिन्यूअस बात होती रहती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा बिजनेस अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने फोल्ड में। ओके, थोड़ा एम्बिशियस लग रहा था, लेकिन आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं क्योंकि डबल सीधे वॉल्यूम यहाँ से आप कर लेंगे। दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये जो मार्जिन इस साल पूरे एनुअलाइज बेसिस पे है, क्या ये सस्टेन करेंगे सर आप? देखिए, हम एबिटा करीब 25% मेंटेन कर रहे हैं। कई सालों से आप देख रहे होंगे हम 25% एबिटा मेंटेन करते हैं। तो ये कंपनी की हमारी फिलॉसफी रही है कि हम कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग आवर मार्जिन। यही फिलॉसफी हम आगे भी कायम रखेंगे
और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपना एबिटा 25% के आसपास ही रखेंगे, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, इस समय मार्केट शेयर कितना आप कमांड कर रहे हैं? इस समय हमारा 60 से 65% के बीच में मार्केट शेयर हमारे कंपनी का है। ओके संजय जी, रोड सेक्टर से आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा है? इतने हाईवेज वगैरह बन गए हैं, इतना स्मूथ हो गया है और रोज एक नया हाईवे खुल जाता है। देखिए, रोड सेक्टर से मतलब कंपटीशन मिलता है, लेकिन जो हमने वेरियस इसमें सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस करी हैं, उसकी वजह से हमें मतलब काफी बिजनेस मिल जाता है। एक तो रेलवे के सहयोग से हमने एक फ्रेट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करी है, जो कि टाइम टेबल ट्रेन है, जो कि अपने कंट्री में पहली बार हुआ है कि टाइम टेबल ट्रेन दादरी जो हमारा टर्मिनल है वहां से मुंद्रा पोर्ट के लिए चलती है और 38 घंटे में वो 1200 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेती है। और कस्टमर्स को बहुत इसमें सुविधा हो गई है कि उनका एक्सपोर्ट का वेसल वो कैच कर पाते हैं। ये एक बहुत अच्छी सर्विस है। प्लस हमारे जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं कार्गो का। तो ये सब चीजों की वजह से कस्टमर्स जो हमारी सर्विसेज यूज करते हैं वो बहुत खुश हैं और वो कहीं और अपना कार्गो डाइवर्ट करना नहीं चाहते हैं। तो उस वजह से और भी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो संजय जी आप 2-3 बातें कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को रिवाइज कर दूं। एक तो वो कोई लैंड नोटिस नहीं मिला है, संजय सर की जानकारी में नहीं है, और जो लैंड का इशू था वो रिजॉल्व है और पहले के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, जो भी इंक्रीमेंटल रेट होगा उसके हिसाब से। और वॉल्यूम 18 से 20% करेंगे, जो करंट से लगभग डबल होगा, और 22-24% का एबिटा मेंटेन करेंगे। और साथ ही 3 नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसकी वजह से ये वॉल्यूम होगा, और उसमें सीमेंट, टाइल्स, स्क्रैप, मीट, इस तरह के कारोबार से ज़्यादा बिजनेस आने की संभावना है। राइट सर? जी बिल्कुल, एकदम ठीक। ओके संजय जी, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए फटाफट एक सवाल लेते हैं कॉनकॉर पे ही। कॉनकॉर पे क्या राय है आपकी सरवेन जी? देखिए, अच्छा सेटअप चल रहे हैं कंपैरेटिव टू द मार्केट। आई थिंक आउट परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे, और आउट परफॉर्मेंस जहाँ रहती है हम यही बोलते हैं कि भाई जिनके पास है बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, और लग तो रहा है ऊपर में कि और जूस बाकी है। तो 1120 1130 के स्तर मुझे लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट 8-10 वर्किंग डेज में आ जाएंगे। तो आई थिंक उन एरियाज के आसपास डेफिनेटली एक बार दोबारा इसमें राय लेनी चाहिए, बट फिलहाल ट्रेड में है तो बने रहे। ट्रेड में है फिलहाल तो बने रहना चाहिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। अच्छा, कृष्णा गोवर ने लिखा है 40 शेयर के पास है रिलैक्सो के 965 पे। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने कितने साल से, जरा दिखाओ भाई चार्ट, 4 साल तो हुए होंगे कम से कम अंडर परफॉर्मेंस के। बहुत सारे इसमें बड़े बड़े फंड मैनेजर दुखी होकर निकल के चले गए। जी 4 साल दिखाइए इसको, 4 साल से अंडर परफॉर्मेंस है। क्या आपको कोई गुंजाइश, संभावना यहाँ से लगती है? देखिए, अब ऐसा लग तो रहा है जब इतने प्रोलॉन्ग डिक्लाइन के बाद, और जब देखिए एक एक चीज होती है, जब हम लास्ट शो में बात कर रहे थे कि जो डार्लिंग बन जाता है, जो कंसेंसस बन जाता है, वो हर जगह ओवरवेट हो जाता है, और जो पिट जाता है वो हर जगह अंडरवेट हो जाता है। तो ये पॉसिबली ये दूसरी एक ऑसिलेशन चलता है हमेशा बाजार में, ओवरवेट से अंडरवेट। तो आई थिंक ये अभी अंडरवेट कैटेगरी में है, पिस गया है। आई थिंक मोमेंटम पूरा निकल चुका है इसमें से डाउन साइड। तो आई थिंक कहीं एक बाउंस तो बनना चाहिए, इफ नॉट अ न्यू रैली। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस का केस जरूर बनता है, और 750 780 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आए हुए हैं पहले। तो मुझे लगता है केस बनता है कि आपको वापस 930 940 के स्तर यहाँ आते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक उन बाउंसेस में मेरे हिसाब से थोड़ा एक बार दोबारा इसको रिविजिट करना चाहिए, और अगर हो सके तो निकलना भी चाहिए। इन्वेस्टर्स को इसमें कोई दिलचस्पी लेनी चाहिए क्या? इतने साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है ये। नहीं देखिए, कोई केस बने, मतलब इसमें कोई ऐसा केस बने कि जहाँ पे कुछ वॉल्यूम आना शुरू हो, किसी को इंटरेस्ट आना शुरू हो। फिलहाल तो वो चीज नहीं लग रही है। आई थिंक क्लियर कट अंडरवेट हो चुका है ये स्टॉक फंड्स में। तो थॉट यही है कि भाई थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला। और ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो काफी लोअर एंड पे है, बट मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसको आप अभी डाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। मोमेंटम थोड़ा बन जाए, थोड़े से रिवर्सल आ जाए, तो फिर सोचेंगे। ओके, सुबोध कुमार का सवाल यह है कि इन्होंने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के शेयर ले रखे 136 रुपये 9 पैसे के हिसाब से। क्या इनको एवरेज करने की सलाह आप देंगे?
नहीं नहीं, देखिए बहुत वॉलेटाइल स्टॉक रहा है और बहुत ऊपर नीचे इसमें होता रहता है, तो आई थिंक मेरी इनको नया कुछ करने की तो राय नहीं है। अब जो पुराने में है बने रहे, मेरा कोई बहुत चाहिता सेटअप ना बन रहा है, ना स्टॉक है इसको, तो मैं तो इसको शायद आज पास करना चाहूँ, बट फिलहाल जो जिसमें है उसमें बने रहे। मेरे पास इसमें कोई बहुत क्लियर राय नहीं है। ओके, राज शर्मा जोधपुर से हैं, इन्होंने टाटा कम्युनिकेशंस की 1800 वाली कॉल ली है 43 रुपये पे, जी क्या करना जी। चाहिए? देखिए एक अच्छा रिवर्सल हमने, आई थिंक इसको हमने पहले भी गए शोज में कुछ गए हफ्ते में डिस्कस किया था कि भाई अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस के आसपास अच्छा एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें से निकला है, चला है। अब कॉल के केस में अब इनका टाइम वाइज उतने दिनों में टारगेट आ जाए तो पैसे बन जाएंगे, अभी तो फिलहाल एट द मनी चल रहे हैं। लग तो रहा है कि 830 840 के स्तर आ जाएंगे फिलहाल नेक्स्ट 5-7 वर्किंग डेज में, तो आई थिंक है तो ट्रेड में बने रहे, लेकिन अपना एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ओके, लक्ष्मी राघवन ने अरविंदो फार्मा लिया है 38.90, एक्चुअली कॉल ली इन्होंने 1180 वाली और 38 रुपये 90 पैसे पे। एग्जिट करें क्या? जी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा सवाल मैं सुन नहीं पाया, आवाज कट गई। अरविंदो फार्मा स्ट्राइक प्राइस 1180, कॉल ऑप्शन 38.90। जी देखिए इसमें थॉट यही है कि भाई ऑलमोस्ट ये जो है अपने 52 हाई पे चल रहा है और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जरूरी है, तो आई थिंक जो साइकोलॉजिकल मार्क है इसका 1200 का, आई थिंक वो चैलेंज हो और उसका ब्रेकआउट हो तो मोमेंटम शार्प हो जाएगा, तो इनके थोड़े पैसे बन जाएंगे। तो इनको भी राय यही कि कॉस्ट के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें और हफ्ता 10 दिन और देख लें इसको। 10 दिन और देख ले। कृति जायसवाल ने यूबीएल के शेयर ले रखे हैं 1700 के भाव पर 20, और इनकी चिंता ये है कि 1900 से 2000 के बीच में अटका इधर उधर घूमता रहता है, बने रहें इसमें या इसको बेच के कहीं और चाहें? देखिए ट्रेड ले लिया है और पीछे इसके अगर आप देखें तो मैं हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेके चलता हूँ, 21 का हाई, यूक्रेन वॉर वाला जो हाई है उसके ऊपर चल रहा है। तो पहली सीधी सी बात है कि भाई डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस है पीयर सेट से, ओवरऑल मार्केट में कम कम स्टॉक्स हैं जो उसके ऊपर चल रहे हैं, तो आई थिंक वो ब्रेकआउट हो चुका है, डबल ट्रिपल टॉप का वो ब्रेकआउट होकर चल चुका है, उसी का रिटेस्ट चल रहा है, तो आई थिंक बने रहें, हफ्ता 10 दिन और बने रहें और उछालों में फिर एक बार दोबारा राय ले लें। ओके, नियाज खान ने श्री सीमेंट के शेयर लिए हैं 5, भाव था 26,000 का। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या लंबे समय के लिए इसमें रुकें, 1 साल समय इसको दें या क्या करें? भाव से इनके अभी 26 में लिया था इन्होंने, अभी चल रहा है 25,565, क्या राय बनती? देखिए अब ये स्टॉक है, अभी पिछला एक था जो 21 के हाईज के पार है, ये स्टॉक है जो 21 के हाईज के आसपास स्ट्रगल किया, 21 में बनाया जब हाई, उसके बाद जाके अभी इस साल में भी जब गया तो आई थिंक 28,000 के आसपास इसको वहां पे थोड़े से प्रेशर आए, 28,700 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उससे ज्यादा अभी इसमें टारगेट्स निकालने चाहिए, 30,000 से ज्यादा ये ऊपर जाके टिक पाएगा ऐसा फिलहाल मानना नहीं है, तो अभी राय तो है कि उछालों में निकले यहाँ पे। स्टॉक पीछे से काफी चला हुआ है और ये वापस डार्लिंग कैटेगरी का है, आई थिंक ओवरवेट रहेगा, तो ये सेक्टर भी ओवरवेट रहा है लोगों का, तो थोड़ा अलर्ट रहे यहाँ पे और उछालों में थोड़ी मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुकिंग करें। 30,000 के ऊपर जब तक जाता नहीं है नए समीकरण नहीं बनेंगे। ओके, शम्स अफरेज ने एस्टर डीएम के शेयर खरीदे थे इन्होंने, 700 शेयर खरीदे थे 352.73 पे। अब इनका क्वेश्चन ये है कि होल्ड करें क्या एक आध महीने के लिए? इनको मैं ख्याल में डिविडेंड भी मिला होगा जो बहुत मोटा 118 रुपये समथिंग था, क्या करना चाहिए करंट प्राइस पे? देखिए मेरे हिसाब से तो जैसे आपने बोला आई थिंक ठीक ठाक पैसा कमा के बैठे हैं और पॉसिबली उसी की वजह से इतना बड़ा रीएडजस्टमेंट भी यहाँ आ गया है, कहीं डिविडेंड स्ट्रिपिंग हुई होगी, 500 वाला 350 चल रहा है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक विदिन 6-12 मंथ सेटअप आई थिंक अपने लोएस्ट रिस्क रिवॉर्ड एरिया के लोअर रेंज पे है, तो यहाँ से रिस्क अब कम है, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए इनको और उछालों में दोबारा राय लें, बट अगर बने रहते हैं और स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आई थिंक 324 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। सरवेन जी, आर.के. पांडे जी ने आपके लिए एक सवाल लिखा है, जी सुनिए। सरवेन जी साउंड्स वेरी लॉजिकल पर्सन. What does he mean by saying that he is not interested in a particular stock and would like to pass? देखिए हमको ये पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद काइंड वर्ड्स के लिए। देखिए लॉजिक क्या, मैं तो सिंपल बातें करता हूँ जो सबको समझ में आ जाए, कोशिश यही कर रखता हूँ कि
लार्जर रिस्क रिवॉर्ड में बात करूं, आपको ये स्टॉक पसंद आने के 2-3 कारण बता देता हूं। देखिए, जिनमें वॉल्यूम्स रेगुलर नहीं होते, जिनमें वॉल्यूम स्पाइकी होते हैं, एक दिन 50,000 शेयर, एक दिन 5 लाख शेयर, एक दिन 2.5 लाख शेयर, फिर एक दिन 20,000 शेयर। जब इस तरह का जब वॉल्यूम फ्लक्चुएट होते हैं, तो समझ में आता है कि भाई रेगुलर ट्रेडिंग नहीं है, व्हिच मींस पूरे दिन रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होती है, बीच-बीच में बंचेस में और लंप्स में वो ट्रेडिंग होती है। ऐसे स्टॉक्स कोशिश करता हूं अवॉइड करूं। जो स्टॉक्स बहुत थिनली ट्रेडेड हैं, जिनका लाख शेयर, 1.5 लाख, 2 लाख शेयर भी आज के बाजार में नहीं हो रहा है, उनको कोशिश करता हूं अवॉइड करूं। जिनमें कॉर्पोरेट न्यूज़ रहते हैं या जहां मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वहां दूर रहता हूं। और जहां पैसे एक्चुअली नहीं बन रहे किसी के, कंपनी खुद पैसे नहीं बना रही है, खुद नहीं अपने लिए पैसे बना रही है कंपनी, अगर आज कंपनी 10% आरओई आरओसी उससे 10-12% से कम कमा रही है, तो आपके लिए 12% की कंपाउंडिंग कैसे करेगा वो स्टॉक? कंपनी अपने लिए तो पैसे नहीं कमा पा रही है। तो ये सब स्टॉक्स को कोशिश करता हूं अवॉइड करूं। जी, आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारे आपके जो क्लाइंट होंगे, लोग होंगे, जानने वाले होंगे, वो ये ज़रूर पूछते होंगे कि सरवन जी 4 जून तक क्या करना है, क्या जवाब देते हैं आप उनको? देखिए, काश इसका परफेक्ट जवाब होता। वो आपसे रिजल्ट नहीं पूछ रहे हैं कि तो चुनाव का रिजल्ट नहीं, चुनाव का फ्यूचर में रिजल्ट। जाके आके सरवन जी क्वेश्चन रिफ्रेश करता हूँ, आप ना एकदम वो चुनाव का रिजल्ट नहीं पूछना उनको, करना क्या है 4 जून नहीं, मैं तक रिजल्ट नहीं मार्केट पूछ, में? मैं रिजल्ट भी नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं 4 जून तक मैं क्या करता हूँ मैं बता रहा हूँ। टाइम मशीन होती तो मैं आगे जाके फिर आज यहाँ आके कुछ ट्रेड्स लेता उसके 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 मुताबिक। हाँ। अगर उतना क्लैरिटी होती कि 4 जून तक क्या करना है, मेरे हिसाब से तो बाहर रहना चाहिए। जिसके पास नया एलोकेशन नहीं होना चाहिए, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। पुराना जो है उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट करिए, उसमें चर्निंग करिए, उसमें थोड़ा कैश निकालिए, थोड़ा ड्राई पाउडर रखिए। ये सब मैं करूंगा, थोड़ा ड्राई पाउडर, नया निवेश अभी नहीं, क्लैरिटी के बाद, और थोड़ा सा धैर्य संयम रखेंगे तो सब कुछ लेने को मिलता है। लोग डरते हैं, लेकिन हर चीज मैंने 12-18 महीने में हर वो चीज आपको जो अच्छी लगती है 100 में से 80-90 आपको मिलेगी। ठीक है, 5-10 छूट जाती हैं। उसी 5-10 की तृष्णा में फंसे रह के लोग उन 90-95 भी बने रहते हैं, जिनमें फिर लॉसेज होते हैं। देखिए, स्टॉक आपको लाइफ में 5 और 10 ही स्टॉक्स 100 में से आपको अच्छे पैसे कमा के देंगे। किसी भी बड़े फंड मैनेजर या किसी भी बड़े निवेशक का आप देख लीजिए, 5 to 10% ऑफ द स्टॉक्स ने उनको सारा पैसा कमा के दिया होगा, 80-90% पैसा उनका। बट वो 5 स्टॉक की 10 स्टॉक की तृष्णा में लोग बाकी 90 लेके खड़े रहते हैं। तो ये वो समय नहीं है जब इतना बड़ा अनसर्टेनिटी सामने है, मेरे हिसाब से। बाकी मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों के पास कंसेंसस होंगे, बट मैं जितना ग्राउंड लेवल देख रहा हूं, मुझे लगता है कि कुछ पेच फंस सकता है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है। आज देखो, ड्राई पाउडर जब ये बोलते हैं, आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं, उसका हिंदी में मतलब है पैसा, नकद, जी रोकड़ा जी जेब में रखने का, कल को क्या हो तो माल खरीदने का। इसलिए ड्राई पाउडर की हिंदी हमने आपको बताई। सरवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसमें निर्मला जी CII में एक संबोधन दे रही हैं, अपने चर्चा कर रही हैं, लेकिन मैन इन ब्लैक आ चुका हमारे सामने। यार सब कुछ काला, टाई भी काली। ऑडियो तो जी, तो काला नहीं है, अगर फुल फ्रेम में काटी जा रहा है दोनों लोगों को तब पता चलेगा। ब्लैक एंड वाइट है। कहीं ब्लैक है कहीं वाइट है। ये कॉम्बो वो सही है, ब्लैक टाई, सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं होता, पूरा ही ब्लैक, जूते भी काले, सब कुछ ब्लैक, ऑल ब्लैक। तो उसमें होता है क्या ना, कुछ सोचना ही दिल नहीं साफ है। दिल तो साफ, दिल तो पूरा साफ रखा सुमित की खास बात ये, दिल तो पूरा साफ, दिल साफ है, कपड़े भले काले, कपड़े भले काले हों और सब चमक के निकलता है उसमें। चलिए, ये CI के एनुअल बिजनेस समिट में FM बोल रही हैं, उन पर तो हम जाएंगे ही, साथ साथ 3 खिलाड़ी भी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। पहले this can be given policy support. Capgemini Research Institute gave a report which came out in May 2024 that India figures at the top of the list of investment destinations for senior executives in Europe and in the US who are looking to reduce their dependence on China and shift part of their manufacturing capacity to emerging markets. So their preference is for India. 65% of nearly 760 executives surveyed were planning to increase investments significantly in India. Expanding manufacturing also will be to help India be self-reliant, Atmanirbhar Bharat. Presently, the telecom sector's PLI has actually helped India to become better Atmanirbhar in that 60% import substitution
has been achieved in the telecom sector. That itself gives quite a big scope for our Indian industry. PLI scheme is also transforming the mobile and electronics sectors. From 78% import dependence in 2014, from 78% import dependence in 2014, today 99% of all mobiles sold in India are made in India. 99%. Value addition in electronics and smartphone manufacturing too have grown significantly, having crossed 20% from the negligible level of 2014-15. India is becoming Apple's second largest manufacturing hub for iPhones outside of China. iPhone exports nearly doubled in April 2024, reaching $1.1 billion compared to $580 million in just the previous year. So that 1 year rapid growth is very noticeable.